पिछले 200 सालों से साइंसदान इजिप्ट में मौजूद किंग्स वैली को स्टडी कर रहे थे। उनको एक भी ऐसा टॉम नहीं मिला जिसमें किसी किंग की मम्मी या उसका खजाना दफन हो। लेकिन 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर इस एरिया को स्टडी कर रहा था तो उसे कुछ सीढ़ियां दिखाई दी। जब उसने उन सीढ़ियों को खोदा तो वो सीढ़ियां सीधी एक पहाड़ के नीचे जा रही थी। जिस वक्त वो अंदर गया तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसे तूतनखामुन का खजाना मिल चुका था। इसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। उस डिस्कवरी के 100 सालों बाद जब आलिया इस्माइल ने इस दीवार को स्कैन किया तो उसे एक निशान दिखाई दिया। आलिया ने इस निशान को अच्छे से स्टडी किया और इसे पता चला कि इस पेंटिंग के पीछे एक और टॉम हो सकता है। क्या सच में उस पेंटिंग के पीछे एक और टॉम था और उस टॉम के अंदर क्या छुपा है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जब पहली बार इस टॉम को फाइंड किया गया तो हर तरफ यही बात फेमस थी कि 3000 सालों बाद पहली बार हॉवर्ड कार्टर ने इस टॉम को खोला और 3000 सालों बाद वो पहली बार इस टॉम के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन कार्टर के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हॉवर्ड कार्टर ने अपनी डायरी में लिखा था कि किसी ने टॉम के दरवाजे पर लगी स्लैब को तोड़ा हुआ था, जिसको देखकर कार्टर का ख्याल था कि हमसे पहले भी किसी दौर में यहाँ कोई आया था, क्योंकि खजाना नीचे बिखरा हुआ था और कुछ चीजें टूटी भी हुई थी। कार्टर के मुताबिक जो इस टॉम के अंदर आया था वो बहुत जल्दी में था, क्योंकि वहाँ एक कपड़े में लिपटी सोने की अंगूठियां नीचे गिरी हुई थीं, जिनको वो उठा नहीं पाया। ये वो राज है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। इसी तरह के और भी कई राज यहाँ छुपे हुए हैं। इस डिस्कवरी के 100 सालों बाद जब आलिया इस्माइल ने टॉम की दीवार पर बनी एक पेंटिंग को स्कैन किया तो उसे दीवार पर एक निशान दिखाई दिया, जिसे देखकर आलिया ने कहा कि शायद ये एक दरवाजे का निशान है। हो सकता है इस दीवार के पीछे एक और टॉम हो जिसमें कोई मम्मी दफन हो सकती है और साथ ही उसका खजाना भी दफन हो सकता है। इस बात को जानने के लिए आलिया के पास 2 रास्ते थे, या तो पेंटिंग वाली दीवार को तोड़ा जाए या इस जगह को स्कैन किया जाए। आलिया ने कहा कि अगर वो इस दीवार को तोड़ते हैं तो ये जगह डैमेज हो सकती है, इसीलिए उसने इस जगह को स्कैन करने का फैसला किया। जब उसने इस जगह को स्कैन किया तो उसके होश उड़ गए। स्कैनिंग से हासिल डेटा से साफ साफ पता चल रहा था कि तूतनखामुन की टॉम के बिल्कुल साथ एक 32 फीट लंबी खाली जगह है और इसके साथ एक और खाली जगह के सबूत नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल तूतनखामुन की टॉम के पीछे हैं। यानी स्कैन से हासिल डेटा के मुताबिक तूतनखामुन की टॉम के बिल्कुल पीछे एक और टॉम मौजूद है। आलिया ने कहा कि अगर वहाँ एक कमरा है तो उसमें एक मम्मी भी जरूर हो सकती है और उस मम्मी के साथ बहुत सारा खजाना भी मौजूद हो सकता है। लेकिन आलिया के माइंड में एक सवाल आ रहा था कि इस टॉम में मम्मी किसकी हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि उस चैम्बर में इसी किंग के किसी रिश्तेदार की मम्मी हो सकती है, लेकिन कौन? किंग्स वैली में बहुत सारी टॉम्स को फाइंड किया गया। इसमें आलिया ने एक चीज को नोट किया कि किंग्स वैली में जब भी किसी किंग की टॉम में दाखिल हुआ जाए तो कॉरिडोर से टॉम लेफ्ट साइड पर होती है, लेकिन तूतनखामुन की टॉम कॉरिडोर से राइट साइड पर थी। ये बात आलिया को बहुत अजीब लगी। कुछ साइंसदान का कहना है कि कॉरिडोर से राइट साइड पर क्वीन की टॉम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तूतनखामुन की टॉम थी। तो क्या तूतनखामुन की टॉम के पीछे किसी रानी का टॉम है? हो सकता है ये तूतनखामुन की वाइफ की टॉम हो। आलिया ने दीवार पर बनी पेंटिंग को देखा, जिसको देखकर लगता है कि शायद वो मम्मी किसी और की भी हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक इस तस्वीर में दिखाया गया है कि नाउज़ुबिल्लाह मरने के बाद खुदा उनका वेलकम कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। इस चीज से साफ साफ जाहिर है कि वो लोग शिर्क करते थे और अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ साइंसदान का कहना है कि इस पेंटिंग में बनी जिस तस्वीर को लोग तूतनखामुन की तस्वीर समझ रहे थे वो तूतनखामुन की तस्वीर नहीं है, बल्कि नेफरटीटी की है। अब सवाल आता है, ये नेफरटीटी कौन है? 1300 BC में 15 साल की उम्र में नेफरटीटी इजिप्ट की रानी बनी थी और ये नाउज़ुबिल्लाह अपने शोहर के साथ मिलकर सूरज की पूजा करती थी। कुछ लोगों के मुताबिक जब नेफरटीटी का शोहर मर गया तो उसने अकेली ने हुकूमत की जब तक उसका सुतेला बेटा तूतनखामुन इसकी जगह पर ना बैठ गया। ये बहुत ज्यादा फेमस रानी थी, लेकिन साइंसदान को अभी तक नहीं पता चल पाया कि इसे कहाँ दफनाया गया था। नेफरटीटी की एक तस्वीर आलिया के पास थी। उसने उस इमेज को तूतनखामुन की तस्वीर के साथ मिलाया तो दोनों तस्वीरों की कुछ चीजें मैच हो रही थी। साइंसदान के मुताबिक नेफरटीटी की पुरानी तस्वीर को चेंज करके
तूतनखामुन की तस्वीर जैसा बनाया गया था। अगर सच में ऐसा है तो ये इस बात का सबूत है कि तूतनखामुन की टॉम्ब नेफरटिटी की टॉम्ब का हिस्सा थी। यानी तूतनखामुन की टॉम्ब के पीछे अगर कोई चैम्बर हुआ तो वो नेफरटिटी का हो सकता है, जो तूतनखामुन की सुतेली माँ थी। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि तूतनखामुन को इस रानी की टॉम्ब में ही क्यों दफनाया गया। जब साइंटिस्ट ने तूतनखामुन की मम्मी को स्कैन किया और इसके डीएनए को टेस्ट किया तो उनको पता चला कि तूतनखामुन की मौत अचानक हुई थी और इस वक्त उसके लिए कोई भी टॉम्ब तैयार नहीं थी, इसीलिए उसे उसकी मां की टॉम्ब में ही दफनाया गया। अगर ये बात सच है तो साइंसदानों ने एक और टॉम्ब को फाइंड कर लिया है जिसमें बहुत ज्यादा खजाना मौजूद हो सकता है। अब उस खजाने को निकालने के लिए इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, जिसको तोड़ने के लिए साइंसदान अभी रेडी नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो इस दीवार को तोड़ते हैं तो ये जगह खराब होती है। इसीलिए इस चीज के बारे में मजीद अच्छे से जानने के लिए वो आने वाले वक्त में इस जगह को और एडवांस मशीनों से स्कैन करेंगे। क्या इंसानों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके जरिए हम अपने करीबी सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा बी पर पहुंच सकते? इस वक्त इंसान का बनाया हुआ सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब है, जिसकी स्पीड 84,000 किलोमीटर फी घंटा है। अगर हम इस स्पीड के साथ ट्रैवल करें तो हमें वहां पहुंचने में 54,000 साल लग जाएंगे। यानी इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए भी हम वहां नहीं जा सकते। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या इससे भी ज्यादा तेज स्पेसक्राफ्ट है? साइंसदान एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं जिसके जरिए हम सिर्फ कुछ ही सालों में वहां पहुंच जाएंगे। आखिर वो स्पेसक्राफ्ट कौन सा है और उसकी रफ्तार कितनी है, हम कैसे और कितनी देर में अपने करीबी सोलर सिस्टम तक पहुंच जाएंगे, ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सोलर सिस्टम का करीबी सोलर सिस्टम है जिसमें 3 स्टार्स ऑर्बिट करते हैं। इनमें एक अल्फा सेंटोरी ए और दूसरा अल्फा सेंटोरी बी है। ये दोनों एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट करते हैं, जिनको बाइनरी स्टार सिस्टम भी कहते हैं। तीसरा स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी है जो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। ये स्टार हमसे 4 लाइट ईयर दूर मौजूद है। 2014 में नासा ने इसके गिर्द एक सियारे को फाइंड किया जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। साइंसदान के मुताबिक हैबिटेबल जोन में होने की वजह से यहाँ पानी का समुंदर हो सकता है और आने वाले वक्त में ये पहला ऐसा सियारा हो सकता है यहाँ हम इंसान जा सके। 2006 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया जो 9 सालों का सफर करके 2015 में प्लूटो तक पहुंचा। इसकी रफ्तार 84,000 किलोमीटर फी घंटा थी। ये इतनी ज्यादा रफ्तार है कि इससे सिर्फ 30 मिनट में जमीन का एक चक्कर लगाया जा सकता है। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट को भी वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि साइंसदान ऐसे स्पेसक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए हम अपने करीबी सोलर सिस्टम तक सिर्फ और सिर्फ 20 सालों में पहुंच जाएंगे, जिसका नाम ब्रेक थ्रू स्टार शूट है। इस स्पेसक्राफ्ट का आइडिया 1985 में दिया गया। उस वक्त साइंसदानों ने सोचा कि ये बहुत छोटा स्पेसक्राफ्ट होगा जो रोशनी के जरिए आगे बढ़ेगा। इसमें 4 मीटर चौड़ा बहुत बारीक कार्बन फाइबर का सेल होगा और इसके सेंटर में बहुत छोटी कंप्यूटर की चिप लगी होगी जिसमें कैमरा और बाकी सेंसर्स को लगाया जाएगा। उस वक्त सोचा गया कि इस प्रोब का वजन 1 किलोग्राम होगा। इसको लेजर बीम के जरिए पुश किया जाएगा जिससे इसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के 10% हिस्से के बराबर हो जाएगी। यानी इसकी स्पीड 30,000 किलोमीटर फी सेकंड होगी। इस प्रोग्राम को लाइट सेल और सोलर सेल कहा गया। ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन इतनी रफ्तार से भी हमें प्रोक्सिमा बी तक पहुंचने में 40 साल लग जाएंगे और इतने अरसे में इस मिशन पर काम करने वाले साइंसदान मर चुके होंगे या काफी बुरे हो चुके होंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट इतना काम का नहीं था। इसलिए साइंसदान को इससे भी अच्छा और ज्यादा फास्ट आइडिया चाहिए था। यहीं से कॉन्सेप्ट मिला ब्रेक थ्रू स्टार शूट का। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सोलर सेल्स और लाइट सेल्स क्या होता है। सोलर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो रोशनी के जरिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कश्ती के सेल्स हवा के टकराने की वजह से कश्ती को आगे धकेल देते हैं। इसी तरह लाइट सेल में लाइट पार्टिकल्स उस सेल की रफ्तार को तेज करके उसे आगे की तरफ धकेल देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका वजन बहुत कम होता है और इसे चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं होती।
जबकि बाकी स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रेक थ्रू स्टारशूट की, ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर ट्रैवल करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ब्रेक थ्रू स्टारशूट में फ्यूल की जरूरत नहीं होती। इसमें 4 मीटर चौड़ा सेल लगा होगा जो बहुत ज्यादा पतला होगा और उसके सेंटर में एक बहुत छोटी नैनो चिप लगी होगी जिसके अंदर कैमरा, सेंसर्स और बैटरी लगी होंगी और यही हमारा मेन स्पेसक्राफ्ट होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये स्पेसक्राफ्ट चलेगा कैसे। जैसे कि मैंने बताया कि लाइट सेल्स और सोलर सेल्स सूरज से निकलने वाले पार्टिकल से चलते हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू स्टारशूट सोलर पार्टिकल से नहीं बल्कि विजिबल लाइट लेजर बीम से चलेगा, जिसे जमीन पर बने पावरफुल लेजर के जरिए शूट किया जाएगा। ये लेजर बीम स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को आधे घंटे के अंदर रोशनी की रफ्तार के 20% हिस्से के बराबर पहुंचा देगी, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 60,000 किलोमीटर फी सेकंड हो जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ 20 सालों में प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम स्टारशूट को लाइट की 20% स्पीड से चला तो सकते हैं, लेकिन इसकी डेस्टिनेशन पर इसे रोक नहीं सकते। ये प्रोक्सिमा बी पर पहुंचकर वहां रुकेगा नहीं बल्कि आगे निकल जाएगा। इसका मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट के पास सिर्फ कुछ ही नैनो सेकंड होंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।